हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं फिज़िक्स का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 का, जो कि है हमारा काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो लास्ट के 2 वीडियोस में मैंने जो है उसमें थियोरेटिकल पार्ट कवर किए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल में जाके देख सकते हो, विजिट करके चेक कर सकते हो हमारे वीडियोस जो भी है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के सारे एक्सरसाइज में सॉल्व करूँगा, क्योंकि किसी ने कमेंट में कहा था कि आप जो भी है थियोरेटिकल के साथ साथ एक्सरसाइज भी कवर करिए, इसलिए मैं एक्सरसाइज भी कवर करूँगा अभी से हर वीडियोज़ के लिए, हर चैप्टर्स के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन में। एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल पोजेस। सो आइडियल गैसेस के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, इसके लिए आपको ऑप्शंस देखने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है, यहाँ पे ऑप्शंस में आपको बहुत सारे दिए गए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, नाइदर काइनेटिक नॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी बात आइडियल गैस की आती है तो उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी के रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे द मीन फ्री पाथ लैम्बडा ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। तो देखिए ये भी सीधा सीधा फॉर्मूला ही है, ये हमने डिराइव भी किया था वीडियो में। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन देख के आइडिया आ ही जाएगा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा या फोर्थ ऑप्शन है। तो शायद आप जो है ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में कन्फ्यूज़ हो सकते हो, बट उसके लिए अगर आपका प्रैक्टिस अगर हुआ रहेगा तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जो है अंडर रूट पर जो है ध्यान नहीं देते, जो डिनोमिनेटर में है। तो वो जो है यहाँ पे अंडर रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर है ना, बल्कि यहाँ पे जो है पूरा दिया हुआ होल अंडर रूट में नहीं आएगा, ओनली रूट 2 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, वेर एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड डी इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज बाय 10% आइसोथर्मली देन इट्स वॉल्यूम विल बी। सो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको, आप जो है इसमें जजमेंट नहीं लगा सकते हो। लाइक अगर आपका जो आइडियल गैस है डिक्रीज होता है 10% से, तो आपको इसके लिए नॉर्मल सॉल्व करना पड़ेगा। आइसोथर्मली यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना होगा वो आपको पूछा गया है। तो पहले तो आप इक्वेशन लिख दोगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आपको प्रॉपर, आपको ये इतना पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप कभी भी यही आएगा आपको, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है हमारा, सीधा हमें इतना पता होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, पी जो है यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम से। तो यहाँ पे जो भी आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, लाइक यहाँ पे पी डैश है क्योंकि प्रेशर इज डिक्रीज बाय 10% आपको पूछा गया है, तो क्या करोगे, तो उसमें जो है अभी देखो सिंपल एक मैथमेटिकल लॉजिक है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अभी 90 और 10 में कंक्लूड करता हूँ यहाँ पे, ओके। और 100 जो है हमारा टोटल पैरामीटर है। ये चीज़ पे आप लोग ध्यान दो, तो आप कोई भी जो है इस तरीके के लॉजिकल सम को आप कर सकते हो सॉल्व। अगर आपको पूछा जाता है 90% डिक्रीज हुआ है, तो आप कैसे चेक करोगे, इसको आपने अज्यूम किया ए और इसको आपने अज्यूम किया बी। ये जो ए 90 का टर्म है और बी जो आपका 10% का टर्म है, और टोटल हो जाता है आपका 100। तो अगर आपको पूछा जाता है कि आपके सिस्टम में 90% डिक्रीज हुआ और वॉल्यूम कितना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 90/100 लेके कैलकुलेट करोगे। ये ध्यान देने वाली बात है। और अगर आपको पूछा जाता है कि 10% डिक्रीज हुआ है, तो आप डिनोमिनेटर में जो है टोटल रखोगे और न्यूमरेटर में जो है 10% रखोगे। आपको 90% नहीं रखना है, यहाँ पे 100 - 10 नहीं करना है। अगर आप वैसा करोगे तो इसमें जो है पेंडिंग आपको अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे आपको क्या पूछा है, गैस इज डिक्रीज बाय 10%, सो वॉल्यूम कितना है वो बताना है। तो इसमें क्या होगा, आपको अब जो गैस डिक्रीज बाय 10% है उसे छोड़ के जो पेंडिंग चीज़ है आप उसके लिए कैलकुलेट करोगे, अगर आपने 90 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, आपको सिंपली ये चीज़ को सॉल्व करना है, पी डैश वी डैश इज इक्वल्स टू पी वी। उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे टर्म मिल जाएगा, जो भी है टर्म यहाँ पे ये कैलकुलेट करने के बाद। आई होप आपको समझ में आया ये कैलकुलेट आया कैसे है। सो उसके बाद आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 11.11%। तो आप एक और बार यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टर्म्स दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पी डैश का आप देख रहे हो, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना आएगा, 100 - 10 पी इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। तो उसके बाद जो है ये आपको टर्म यहाँ पे आएगा, क्योंकि आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे बाय 100। समझ में आया ना कैसे, एक काम करता हूँ मैं आपको लिख के बताता हूँ। सो ये 100 पी हो गया यहाँ पे, ये 100 पी - 10 पी
अपॉन 100, तो ये क्या हो जाता है अल्टीमेटली, ये अल्टीमेटली हो जाएगा 90 अपॉन 100p। समझ गए आप लोग? तो इससे आंसर आपका क्या आ गया 0.9। आप सॉल्व करोगे तो आपको 11.11% आएगा। ये जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इफ़ a इज इक्वल्स टू 0.72 और r का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या पूछा है, सिंपली TR निकालना है। तो ये आपको फॉर्मूला पता ही है कि कैसे करना है आपको। a प्लस आर प्लस टी आर इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही चिंदी है। तो अगर आपने न्यूमेरिकल पहले भी प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको ये जो है इजीली समझ में आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाद में आप इसको RHS में लेकर जाके 1 से माइनस कर देंगे तो आपको आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगला है हमारा द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज 1327 डिग्री सेल्सियस एंड 527 डिग्री सेल्सियस। सो इसका हम लोग क्या करेंगे अभी, ये सिंपली इसका हमें क्या करना है, अभी आपको रेशियो निकालना है। तो अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो बिना ही आप इसमें सब्स्टिट्यूट किए बिना ही आप जो है अपना ट्रिक यूज़ करके निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी हमारे पास फॉर्मूला है, यानी ये मैंने आपको एक बताया था, अगर आपको याद होगा तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T टू द पावर 4। तो यहाँ पे दो टर्म दिया है, तो आप असाइन कैसे करोगे, P1 P2 T1 T2, सिंपल एज इट इज़ सिंपल है। आपको उसके बाद क्या करना है, सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अभी अगर आपको इस चीज़ को राउंड फिगर करना होगा, लाइक कैसे, अभी ये 273 प्लस 273 होता है, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे डिग्री में लाइक केल्विन का आप देख रहे हो यहाँ पे। सो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4 है। सो आप टर्म लिख देंगे, ऐड कर देंगे 273 से, उसके बाद ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा। और बाद में आपको क्या करना है, ये आप लाइक नॉर्मली इस चीज़ को जो है आप कैलकुलेट करोगे 1600 अपॉन 800, और उसके बाद आप जो है पावर 4 में आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन 1 का पावर 4 और 1 का पावर 4। तो 2 का पावर 4 बोले तो 16 और 1 का पावर 4 बोले तो 16:1। ये कैलकुलेशन है, थोड़ा आपको कैलकुलेशन पे फोकस होना चाहिए। तो नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग अभी। आंसर इन ब्रीफ, देखो ये थियोरेटिकल है। व्हाट विल हैपन टू द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज। सो मीन स्क्वायर स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो आपका होता है, स्पीड होता है ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3RT अपॉन m होता है। सो यहाँ पे आपका सिंपली क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। हेंस द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा उन्होंने पूछा है कि रिलेशन कैसा होगा, यानी कि क्या होगा अगर मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। समझ गए आप किस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा ऑन व्हाट फैक्टर्स डू द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिपेंड। तो किस चीज़ पर यार डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है रिलाई करता है या डिपेंड रहता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी गैस डिपेंड ऑन एटॉमिसिटी ऑफ गैस। इतना ही याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटॉमिसिटी ऑफ गैस, वेदर द गैस इज मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। ये जो है अलग अलग स्टेट होते हैं गैसेस के, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। उसका CP CV सब आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, दैट इज वेदर द गैस इज रिजिड, नॉन रिजिड और लीनियर और नॉन लीनियर। सो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर एक हो गया, दूसरा आपका एटॉमिसिटी ऑफ गैस हो गया, तीसरा आपका टेम्परेचर ऑफ गैस हो गया। सो कौन से फैक्टर्स है जिसपे जो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है, एटॉमिसिटी ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस एंड ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ गैस। बहुत ही ईजी है, इस तरीके से आप याद करके एग्जाम में जो है खुद भी आप आंसर फ्रेम करके लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक का आपको रट्टा मारना है। आपको जो है यहाँ पे जो है ये जो मेन की फैक्टर्स होते हैं यही आपको जो है याद रखना होता है, और ये मेंशन होना ज़रूरी है, तो आपको एग्जामिनर इस चीज़ में फुल मार्क्स देता है। राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर अ मास ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। बहुत ही चिंदी है ये। PV इज इक्वल्स टू nRT हो गया आपका। सो n का वैल्यू आपका 7 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल्स टू PV इज इक्वल्स टू RT4। उसके बाद आपका इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज, आपको ये डेंसिटी दिया गया है, रो का वैल्यू है, प्रेशर का वैल्यू दिया गया है आपको, फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगेन सिंपल है, P इज इक्वल्स टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछेगा तो आपको क्या याद होना चाहिए, PV इज इक्वल्स टू 1/3 NmV स्क्वायर। ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का
देखिए ये जो हो गया आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया, ये आपका m का वैल्यू हो गया, और यहाँ पे आपका ये जो है नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, सो ये हो गया वैल्यू। तो आपके पास गिवन टर्म्स आ गए, यहाँ पे आपको सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसके पहले आप क्या करोगे, जो आप फॉर्मूला है उसको आप लिख दोगे। सो टोटल मास ऑफ गैस जो है आपका m है यहाँ पे, सो 1/3 रो v स्क्वायर आप लिख सकते हो। सही है कि नहीं है? आपको जो है ये m और n को आप कंबाइन करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये टोटल मास मिलता है। सो m/v क्या हो जाता है, रो हो जाता है, डेंसिटी हो जाता है। डेंसिटी का वैल्यू डाल दो, v का वैल्यू यहाँ पे आपको डालना है, मतलब आपको LHS से RHS में शिफ्ट करना है, तो सिंपली गेम ओवर आपका। तो ये मैनिपुलेशन आपको समझ में आ गया होगा मे बी। सो ये रो का वैल्यू है, आप यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो ये नीचे आ जाएगा आपका रो का वैल्यू जो है, और 3 यहाँ पे आपका ऊपर चला जाएगा, और ये जो है अंडर रूट में आ जाएगा। देखिए यही टर्म यहाँ पे आ गया, राइट है कि नहीं है? उसके बाद वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट कर लो, गेम ओवर। अगला है हमारा डिफाइन एथर मैनस सब्सटेंस एंड डायथर मैनस सब्सटेंस। सो सब्सटेंस विच आर लार्जली ओपेक टू थर्मल रेडिएशन, लार्जली ओपेक टू थर्मल रेडिएशन, डू नॉट ट्रांसमिट हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन देम, आर नोन एज एथर मैनस सब्सटेंस। तो देखिए क्या है कि लार्जली ओपेक टू द थर्मल रेडिएशन, ये एक पॉइंट हो गया। डू नॉट ट्रांसमिट हीट रेडिएशन, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अभी सेम यहाँ पे क्या होगा, substance through which heat radiation can pass is known as diathermous substance, diathermous substance. For a diathermous body, Tr is equals to not equals to 0. A diathermous body is neither a good absorber nor a good reflector. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a gas is heated, its temperature increases. Okay, explain the phenomenon based on kinetic theory of gas. सो यहाँ पे भी अभी क्या बोला है कि गैस अगर जो है उसे हम लोग हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये कॉमन सेंस है। तो उन्होंने पूछा है इसको जो है हमें काइनेटिक थियरी ऑफ गैस के टर्म्स में बताना है। तो अगेन आप इसको कैसे बताओगे, पी वी इज इक्वल्स टू NRT आप बोल सकते हो, या फिर आप जो है यहाँ पे पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 NmV स्क्वायर बोल सकते हो आप इसको। मैं लिख के आपको बता देता हूँ, पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 आपका जो है n अपॉन यहाँ पे v आता है नीचे, तो वो हम लोग नहीं लिखेंगे, v स्क्वायर हो जाता है, राइट? करेक्ट है एकदम। तो अभी अगेन ये जो है आपका किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आपका पी वी इज इक्वल्स टू NRT भी हम लोग बोल सकते हैं, NRT। तो समझ में आया? ये देखिए पी वी इज इक्वल, दो फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1/3 NmV स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पे। सो अभी समझ लीजिए ना आप, यहाँ पे अगर मैं ये जो है आपका दूसरा हो गया, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हो गया आपका यहाँ पे। सो ये n के साथ छोटा वाला एक m है, ये जो है m अलग होता है, ये मैंने आपको बताया है। सो ये n और m अगर आप इसको मतलब करोगे तो ये टोटल मास आपको मिल जाएगा, और v नीचे आएगा तो आपको डेंसिटी मिल जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए ये टर्म भी। तो उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, इन्होंने सिंपली पूछा है कि फिनोमिनन बेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी, बराबर। सो व्हेन द गैस इज हीटेड, मॉलिक्यूल ऑफ गैस एक्वायर द एनर्जी एंड RMS वेलोसिटी इंक्रीजेस। सही बात है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द RMS वेलोसिटी, तो देखो कैसा है कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू NRT है, तो हम इनको कंपेयर करेंगे। सो v इज इक्वल्स टू √T। तो जो मैंने बताया वो यही लिखा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, तो आपको फॉर्मूला से ये चीज़ को रिलेट करने आना चाहिए। देखो सब क्वेश्चन का आंसर जो है ना फॉर्मूला से ही रिलेट करके होता है। आपको डिमेंशन पता होना चाहिए, सबका SI यूनिट पता होना चाहिए, और फॉर्मूला में आपस में क्या क्या रिलेशन है वो पता होना चाहिए। अगर आपने इन तीनों चीज़ में मास्टरी कर लिया ना, तो आप कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड, कोई भी चैप्टर रिलेटेड आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। Explain on the basis of kinetic theory how the pressure of gas changes if its volume is reduced at constant temperature. तो यहाँ पे देखिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस हमारा P हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस होएगा हमारा। ओके, सो अभी इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो N जो है मीन मॉलिक्यूल्स है, मास है हमारा ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, तो टोटल मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो ये हमारा आ गया घिसा पिटा रेगुलर फार्मूला, P इज इक्वल्स टू 1/3 M इंटू N अपॉन V और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी V स्क्वायर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन एनक्लोज्ड वेसल। सो एनक्लोज्ड वेसल के लिए भी हमने देखा है कि क्या होता है, कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस एट गिवन टेम्परेचर, यानी हाफ mv स्क्वायर हो गया। सो n अगेन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है इस फॉर्मूला में, विच इज कांस्टेंट फॉर गिवन मास ऑफ द गैस।
सो P इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट V हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्स्टेंट आपका जो भी है. सो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V बोल सकते हो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V. तो सिंपली आप कोई भी फॉर्मूला उठा लो, कैसे भी उठा लो, आपको जो है P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V मिलेगा. हैंस अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज इफ इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड. तो इतना सब पूछने के लिए आपको देखिए इतना ये भाषण यहाँ पे इन्होंने करवाया है. तो आपको सिंपली जो है 2-3 फार्मूला अगर आपको पता हो तो आप रिलेट करके डायरेक्टली लिख सकते हो. डिपेंड्स कि आपको क्या मार्क्स में ये आता है, कितने मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है. तो आप जो है इतना महाभारत लिखकर आ सकते हो एग्जाम्स में. नहीं तो जो आपको है डायरेक्टली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में ये तुरंत रिलेट करने आना चाहिए, राइट. अगला है मेंशन द कंडीशन अंडर विच अ रियल गैस ओबे आइडियल गैस इक्वेशन. सो भाई यहाँ पे कंडीशन पूछा है इन्होंने, मेंशन द कंडीशंस अंडर विच अ रियल गैस ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन. सो क्या कंडीशन होता है रियल गैस के इसमें आइडियल गैस इक्वेशन में? लो डेंसिटी, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर. इन अदर वर्ड्स एट कंडीशन वेयर गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट सो दैट मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन आर नेग्लिजिबल. सो ये बहुत ही लो होते हैं, यानी कि ज़ीरो आप लाइक समझ सकते हो कि नियर बाय ज़ीरो होता है ये. सो ऑलमोस्ट वेरी नेग्लिजिबल होता है. तो लो डेंसिटी, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर. सो कैसे आप लिखोगे इस चीज़ को तो वो मैं भी आपको बता देता हूँ. सो इसको भी आप मतलब कनेक्ट कर सकते हो. PV आपका जो है फॉर्मूला PV इज इक्वल्स टू nRT से कर सकते हो. अगेन PV इज इक्वल्स टू आप 1/3 आपका जो है M, यहाँ पे टोटल कैपिटल वाला मैं ले लेता हूँ, M आपका जो है V², इससे भी आप कर सकते हो. तो इसमें आपको क्या क्या पता लगाना है, डेंसिटी जो होता है आपका. तो डेंसिटी अगेन कैसे होगा आपका यहाँ पे जो मास अपॉन वॉल्यूम है. सो यहाँ पे प्रेशर, जैसे मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पे. सो 1/3 रो V² मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा. देखिए ये सब चीज़ उन लोगों को समझ में आएगा जिसने टेक्स्ट बुक रीड किया होगा या फिर जिसने पहले की मेरी वीडियोस देखी होगी. तो अगर नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, चैनल में विज़िट कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा. तो अगर लाइक आप वो सब चीज़ देख के अगर बैठोगे तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा. सो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, क्या क्या आपका जो है अगर टेम्परेचर आपका हाई होगा. देखिए यहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है तो डायरेक्टली आप समझ सकते हो आपका जो डेंसिटी है इस केस में डेंसिटी आपका लो हो जाएगा. होएगा नहीं होएगा, डेंसिटी आपका लो होगा, आपका प्रेशर जो है यहाँ पे लो हो जाएगा. तो यहाँ पे प्रेशर आपको लो मिलेगा, डेंसिटी लो मिलेगा, तभी आपको जो है यहाँ पे टेम्परेचर का हाई मिलेगा, राइट. State the law of equipartition of energy and hence calculate molar specific heat of mono at and diatomic gases at constant volume and constant pressure. For a gas in thermal equilibrium, a gas at a temperature T, the average energy for molecule associated with each quadratic term is half kBT. सो यहाँ पे अभी मोनो एटॉमिक गैस के लिए पूछा है हमें. सो हम लोग कैसे करेंगे. फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस एनक्लोज्ड इन कंटेनर held at a constant temperature T and containing Na atoms, each atom has only 3 translational DOF. So therefore average energy per atom is 3/2 kBT, ये जो कांस्टेंट है बोल्ट्जमैन का. एंड द टोटल इंटरनल एनर्जी पर मोल इज. सो ये सब जो है आपका कांस्टेंट वैल्यू और टोटल एनर्जी कितना होगा NA/kBT. सो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, dE/dt निकालोगे वॉल्यूम के लिए. कैसे वॉल्यूम के लिए. सो ये दो टर्म आपको मिल जाएगा, इक्वेट कर सकते हो आप इसको. तो CP इज इक्वल टू R+CV होता है. तो R+CV आप करोगे तो 3/2 का आपको क्या मिलेगा 5/2. डायटोमिक के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2 प्लस यहाँ पे NA/kBT आप अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 5/2 मिल जाएगा. मिलेगा या नहीं मिलेगा 5/2 NA/kBT. तो ये सब भी हमने किया हुआ है. देखो कैसा है ना कि मॉलिक्यूल अगर आप यहाँ पे देखते हो डायटोमिक मॉलिक्यूल हो जाता है, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया आपका, या हम H2 बोलते हैं जो कि स्टेबल एटम है उसकी मैं बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पे HCl हो गया, CO हो गया. तो ये सब क्या आता है कि ये जो रिजिड रोटेटर होते हैं इनके मॉलिक्यूल जो है ट्रांसलेशनल रोटेशनल डॉफ जिसको हम बोलते हैं. सो इसका क्या होता है 3 और 2 मिलेगा हमें, राइट. सो इसका जो लाइक हम कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज 3/2 प्लस 2/2. तो आंसर में हमें ये आ जाएगा. उसके बाद हम क्या करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी ये CV आपका ये जो है कांस्टेंट आपको क्या मिलेगा 5/2. CV 5/2 यहाँ पे आएगा.
अभी हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मेयर्स रिलेशन निकालेंगे। सो ये क्या करना है, 5/2 प्लस आप जो है 2/2 कर सकते हो, तो आपको 7/2 आ जाएगा। अगेन फॉर डायटोमिक गैस कंटेनिंग अ नॉन रिजिड वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स द इंटरनल एनर्जी पर मोल इज, सो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ये जो मैंने पहले ही बताया 3/2 प्लस 2/2 प्लस 2/2 आ जाएगा। तो आपको आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 7/2 NaKBT। अगला है मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी। सो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, CV। तो ये हमारा क्या होता है 7/2 NaKB। तो यहाँ पे सिंपली जो है आपका ये टर्म हो जाएगा 7/2 R। आप ऐड करोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 9/2, 7/2 प्लस 2/2। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी, हाउ कैन इट बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। देखो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, थ्योरेटिकल है पूरा, जो फेरिस एब्जॉर्बर है जो हमने पढ़ा था, बिहेव्स एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अ बॉडी विच एब्जॉर्ब द एंटायर रेडियंट एनर्जी, जो फुल्ली एब्जॉर्ब करता है क्या, एंटायर रेडियंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट, इट इज़ कॉल्ड आइडियल और परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो ये चीज़ आपको जो है MCQ में आ सकता है, फुल्ली जो है ये रेडियंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, हाउएवर फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस लैम्प ब्लैक कैन बी ट्रीटेड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो हम प्रैक्टिकल चीज़ के लिए लैम्प ब्लैक को यूज़ करता है, अन्यथा ये भी जो आपका लैम्प ब्लैक है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होता है फैक्चुअल में देखने जाए तो। So a black body is mostly nearly realized in practice by the use of small hole in the wall of uniform temperature enclosure. Such an enclosure has its walls maintained at the same temperature. Thus the radiation coming out of the hole is approximately black body radiation. मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, अगर आप वीडियो में अटेंटिव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में चैट बॉक्स में आप बताओ कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी स्पेस में किसे कहा जाता है। हालांकि यहाँ पे जो है हम अर्थ में जो हमारा ग्रेविटेशनल और बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक्ट होते हैं, फोर्स एक्ट वगैरह, तो यहाँ पे जो है एंटायर जो फुल रेडियंट, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो फुल्ली एब्जॉर्ब कर सकता है। बट यूनिवर्स में ऐसा कौन सा चीज़ है जो जिसे हम कह सकते हैं वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, जो कि बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करता है रेडियंट एनर्जी को। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर किसी को पता है तो। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, सबसे चिंदी है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको डेफिनेशन बताता हूँ। द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडियंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडियंट एनर्जी पर यूनिट एरिया और द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फोर्थ ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यहाँ पे अभी आंसर इसका देखेंगे। द वेवलेंथ, ये किसका हो गया, विंस डिस्प्लेसमेंट का, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू डायरेक्टली 1/t जो भी है बाद में कांस्टेंट आ जाएगा। सो लैम्बडा t इज इक्वल्स टू b, आपने कांस्टेंट लिया, वेयर b इज द विंस कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 2.9 इंटू 10⁻³ आपको अगर न्यूमेरिकल में 2.897 दिया है तो आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप जो है 2.9 भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हो। देखो 2.9 अगर आपको याद रखोगे तो इजीली याद रह जाएगा, इंटू 10⁻³ बाकी ऐसा आप डेसिमल में देखने जाएंगे तो आपको याद नहीं होगा और आपको इससे थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यू होता है। अगला है हमारा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये जो है बहुत चांसेस है, ये ग्राफिकल आपको रिप्रेजेंटेशन अगर आप शो करते हो तो बहुत अच्छा है। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या है, रेट इमिशन पर यूनिट एरिया और पर यूनिट और पावर पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। साइंटिस्ट स्टडी द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, कहाँ पर, इस ग्राफ पर। तो यहाँ पे रेडियंट पावर दिया है वाई एक्सिस पे, वेवलेंथ आपको दिया है, यहाँ पे वेवलेंथ आपको दिया है एक्स एक्सिस पे। तो सिंपली स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो सभी चीज़ के लिए ज़ीरो होता है और जो आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है वो भी सभी चीज़ के लिए ज़ीरो होता है। लेकिन क्या होता है, अगर यहाँ पे आप जैसे ही स्टार्ट करते हो तो वो बहुत ही कम समय में हाई पीक लेता है और जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे वो लो होते जाता है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है रेडियंट पावर कितनी जल्दी कम होते जा रहा है जैसे उसका डिस्टेंस ट्रैवल बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे पीक जो है बहुत ही कम वैल्यू पे अगर आप जो है मूव करोगे तो वहाँ पे पीक उसका ज़्यादा होगा। पॉइंट जैसे बढ़ते जाएगा, जैसे आप वेवलेंथ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका रेडियंट पावर भी कम होते जाएगा।
सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको. बाय कीपिंग द सोर्स ऑफ रेडिएशन सच एज कैविटी, रेडिएटर एंड डिफरेंट टेम्परेचर्स दे मेजर्ड द रेडिएंट पावर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ. तो ये सारा खेल किसका है यहाँ पे, वेवलेंथ का है. द मेजरमेंट वेर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स showing variation of radiant power per unit area as a function of wavelength lambda at different constant temperature as shown in figure. नेक्स्ट है हमारा स्टेट द किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन. सबसे फेवरेट है ये हमारे बोर्ड का किरचॉफ्स लॉ. सो एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर to coefficient of absorption of a body is equal to the emissive power of a perfect black body at the same temperature for all wavelength. Simply A is equals to E हम लोग बोल सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं A of lambda is equals to E of lambda. ये चीज़ आपको मेंशन करना अधिक आवश्यक है और बहुत ही अनिवार्य है. यानी कहने का तात्पर्य ये है, आपको ये चीज़ मेंशन करना पड़ेगा. एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो किसके बराबर है, वो एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बराबर होता है. राइट. सो आगे बढ़ेंगे, थ्योरेटिकल प्रूफ देखेंगे इसका. कंसिडर एन ऑर्डिनरी बॉडी ए एंड परफेक्ट ब्लैक बॉडी बी. ओके, दो चीज़ कंसिडर करो. एमिसिव पावर ऑफ बॉडी ए आर से डिनोट करेंगे यहाँ पे. एमिसिव पावर बी आर बी हो गया. कोएफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ए हो गया. क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एनर्जी क्यू ए जो आपका हो जाता है यहाँ पे बॉडी ए के लिए हो जाएगा. ओके. इंसिडेंट ऑन द बॉडी इन यूनिट टाइम ये क्यू हो गया आपका. एज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए एंड ब्लैक बॉडी बी रिमेन द सेम, बोथ मस्ट एमिट द सेम अमाउंट एज दे एब्जॉर्ब इन यूनिट टाइम. सो ए क्यू इज इक्वल्स टू आर हो गया. क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी ए इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड. एक तो क्या हो रहा है, रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है बाय बॉडी ए. तो इसको कैसे लिखेंगे, ए क्यू इज इक्वल्स टू आर. तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए क्यू इज इक्वल्स टू आर बी लिखेंगे हम लोग. राइट. सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, ये मिल जाएगा हमें ए इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर बी. बाय डेफिनेशन ऑफ एमिसिविटी ई इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर बी. सो ए इज इक्वल्स टू ई. बहुत ही ईजी था, इसको खाली फुकट मतलब कैसा है कि आपको सिंपली वेवलेंथ का जो है पूरा फंडा है. यहाँ पे आपका जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हो गया और आपका जो हो गया एमिशन हो गया बाय एन ऑब्जेक्ट. सो ये जो होता है आपका हमेशा बराबर होता है. अभी आप जो है ये टर्म को लेकर सॉल्व करने बैठोगे तो आपका लेंदी हो जाएगा. अगर आपको बोर्ड में आंसर्स लिखना है तो ये चीज़ ठीक है, वरना आपको जो है ए इज इक्वल्स टू ई पता होना चाहिए. अगला है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन. दो टी का वैल्यू दिया, रूट मीन स्क्वायर से रूट मीन स्क्वायर स्पीड पूछा है आपको, वो निकालना है. फॉर्मूला आपको पता है. देखिए रेशियो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए पूछेगा तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3RT अपॉन एम नॉट. बराबर है ना. अभी कुछ लोग बोलेंगे ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो उनको बता देता हूँ भाई मेरे, ये फार्मूला कहाँ से नहीं आया है, ये सब यहाँ से ही आया हुआ है. जैसे कि पी वी इज इक्वल्स टू आपका NRT हो जाता है और उसको आप रिलेट करते हो किससे, पी वी इज इक्वल्स टू NRT इज इक्वल्स टू 1/3 आपका हो जाता है यहाँ पे NM, यानी ये N हो गया, ये M हो गया. आप इसको कैपिटल M भी लिख सकते हो टोटल मास के ज़रिए, और ये V स्क्वायर हो गया. सो V स्क्वायर आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो देखो मैं यहाँ पे ध्यान से बताता हूँ तो आप ध्यान दो. NM मैंने क्या बोला आपको, बड़ा V हो जाता है. तो आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ये V स्क्वायर अकेला यहाँ पे हो जाएगा. राइट. वी स्क्वायर अकेला हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, पी वी इज इक्वल्स टू NRT आप लिख सकते हो, और ये NM जो है आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा. अभी भी बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा आपको सब साफ करके बताता हूँ. सो पी वी इज इक्वल्स टू NRT इज इक्वल्स टू यहाँ पे कैपिटल M वी स्क्वायर, ये जो हो गया आपका N कैपिटल N इंटू स्मॉल m राइट वी स्क्वायर और अपॉन 3. ये 3 फार्मूला ये 3 इक्वेशन आपको पता है. बराबर. m जो वी स्क्वायर को है मैं इसको एक बाजू ले लेता हूँ, 3 को यहाँ पे भेज देता हूँ तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा. m को मैं नीचे भेज देता हूँ तो m नीचे आ जाएगा. यहाँ पे v इज इक्वल्स टू में अभी बचता क्या है, यहाँ पे m नीचे ले लिया, 3 ऊपर गया, पी वी को कैसे लिखेंगे, NRT लिखेंगे. राइट. बराबर.
सो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो है आगे और भी थोड़ा सब्स्टिट्यूट करना है। सिंपली आप टाइम को 30/120 लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा 1/4 और इतना ही आपको फाइंड आउट करना है। कितना आसान क्वेश्चन है हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का, इतना तो आना चाहिए। अगला पूछा है आपको 2 वेसल है ए बी, टेम्परेचर भी दिया है 2 आपको, दोनों के लिए अलग अलग है। ए बी आपको क्या पूछा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन वेसल ए टू दैट इन वेसल बी। तो ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ट्वाइस दिया है तो सीधी बात है या तो आंसर आपका 1/2 में होगा या तो 2 होगा। अभी आप इसको डिटेल में इलाबोरेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइक वेसल ए इज ट्वाइस बराबर, वेसल ए का पूछा है आपको। सो यहाँ पे N1/NA डायरेक्ट सॉल्व नहीं करता हूँ मैं, आपको यहाँ से ही बता देता हूँ। सो गिवन PA इज इक्वल्स टू ट्वाइस दिया हुआ है ऑफ B, TA भी ट्वाइस से हो जाएगा, V भी ट्वाइस हो जाएगा ऑफ B का, PV इज इक्वल्स टू NRT आ गया। NA अलग लेंगे, NB अलग लेंगे, इक्वेट कर देंगे। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, कैलकुलेट द रेशियो निकालना है, राइट। सो हम लोग N को वन साइड निकाल देंगे, यहाँ पे N को यहाँ पे ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे NA का जो वैल्यू है वो मिलेगा। NA का वैल्यू 2 है ट्वाइस, और यहाँ पे जो है आपका वैल्यू अगेन यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे टाइम जो है यहाँ पे TB का सॉरी टेम्परेचर, टाइम क्या बोल रहा हूँ मैं भी, ये भी ट्वाइस रहेगा तो ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल और आपका एक 2 बचेगा यहाँ पर। सो ये 2/1 बचेगा अल्टीमेटली, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2:1 आएगा। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आंसर जो है आपका सिंपली आएगा 1/2:1 या तो फिर 2:1 आ जाएगा, राइट। तो ये आपका आंसर आता है 2:1। अगला है गैस इन सिलेंडर एट प्रेशर P पूछा है। इफ़ द मासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मेड 1/3 ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू। देखो अगर कहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में मुझे टाइम स्टैम्प में डाल के पूछो, तो जब भी मैं देखूंगा मैं आपको इसका रिप्लाई टाइप करके चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो बेझिझक हो के आप पूछ सकते हो, और भी कुछ अगर आप चाहते हो कि मैं और भी कुछ आपको पढ़ाऊँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो मैं इतनी सारी डिमांड आपकी पूरी करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि सामने मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे चाहता हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। आर मेड 1/3 ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू एंड देयर स्पीड्स आर डबल्ड, देन फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर। क्या निकालना है, रिजल्टेंट प्रेशर निकालना है। तो क्या होगा, आपको जो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, गैस इन सिलेंडर एट अ प्रेशर P। सो P1 इज इक्वल्स टू P हो गया। यहाँ पे आपको क्या पूछा है, 1/3 पूछा है ना, तो ये 1/3 किसका है, ये 1/3 M1 का हो जाएगा यहाँ पे। सो M2 इज इक्वल्स टू M1/3 लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या पूछा है, स्पीड्स आर डबल, तो V2 इज इक्वल्स टू 2V1 लिख देंगे। यहाँ पे हम घिसा पिटा हमारा फॉर्मूला लिखेंगे। हमें फॉर्मूला से एक चीज़ मालूम पड़ता है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² MV² बराबर। हमें क्या 2 चीज़ चाहिए, हमारे पास 2 चीज़ है, एक तो है आपका M का वैल्यू हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो गया, V का वैल्यू हो गया। तो ये इन दोनों चीज़ को आप पिक्चर में लेके आओ, M1/M2 और V1/V2 का होल स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करोगे, 3 × 1/4 जो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आपको ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आप प्रेशर अगर ले लोगे तो आपका P2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये P2 इज इक्वल्स टू आपका ये 4 ऊपर और 3 नीचे, यानी 4/3 रिजल्टेंट प्रेशर। सो ऑप्शन देख के कभी कंफ्यूज मत होना, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ गया अगेन घिसा पिटा हमारा, शो दैट RMS वेलोसिटी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज √2 टाइम्स दैट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एट STP। ओके, सो क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको जो है मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, आपको 2 चीज़ का पूछा है यहाँ पे कंपेयर करने बोला है। एक तो ऑक्सीजन का हो गया मॉलिक्यूल, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों भी डायटोमिक है। सो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ MO2 कैसा होगा, 16-16-32 हो गया। इसमें यहाँ पे क्या होगा, 16-16-32 + 32 64 हो गया। सो 32-64। अभी मत बोलना कि आपको मॉलिक्यूलर मासेस नहीं पता है, तो आप केमिस्ट्री की वीडियोस देख सकते हो, उस पर भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सो उसके बाद आप क्या करोगे, हमारा वही फार्मूला PV इज इक्वल्स टू 1/3 वाला जो फार्मूला है, तो वो आप सब्सटीट्यूट कर दोगे। तो ये आपको ये तो पता होना चाहिए, अभी कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये मालूम नहीं है। अभी इतना सब पढ़ाने के बाद ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अभी फिर भी मुझे डाउट है कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं फिर से एक और बार लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1/3
यहाँ पे आपका कैपिटल M हो गया और ये आपका क्या हो गया V स्क्वायर हो गया। सो अभी इसको कैसे लिखेंगे, V को हम लोग एक बाजू कर देंगे। सो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, V इज़ इक्वल्स टू PV, ये सब अंडर रूट में आ जाएगा। और ये जो है आपका नीचे PV, यहाँ पे V आपको जो है 3 ऊपर आएगा, राइट, 3 ऊपर चला जाएगा। सो 3 PV अपॉन M आ जाएगा, राइट। सो ये M नॉट तो सेम है, PV को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, nRT में आप कन्वर्ट कर दोगे, बराबर। ओके, सो ये आप दोनों चीज़ के लिए लिखोगे, VO2 और VSO2 के लिए लिख दोगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास पता है 32 और 64 डाल देना है सिंपली। दोनों को क्या करना है, आपको क्या पूछा है यहाँ पे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है तो आपको STP कैलकुलेट करना है, यानी V ऑफ O2 अपॉन V ऑफ SO2। तो आप कैसे निकालोगे इस चीज़ को, आपको सिंपली क्या करना है, रूट 2 टाइम्स है वो प्रूफ करना है। तो ये सिंपली कट हो जाएगा, डालने के बाद आपको ये रूट 2 मिल जाएगा, रूट 2 टाइम्स ऑफ VSO2, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे आपका आ गया सल्फर डाइऑक्साइड का। तो बहुत ही ईजी था ये भी। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर, व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव सेम RMS स्पीड एट हीलियम मॉलिक्यूल्स एट STP, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम आर 32 and 4 रिस्पेक्टिवली। ये भी सब वही रिपीटेड आ गए। तो इसमें क्या करना है, आपको टेम्परेचर जो है STP का आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन डालना है। तो इन फार्मूला में आपको T का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो ऑक्सीजन का फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें जो हीलियम का यहाँ पे दिया गया है जो मॉलिक्यूल है उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 273 से, उसके बाद बस इक्वेट करना है। बहुत आसान है, इक्वेट करोगे तो आपका जो टर्म है, यहाँ से ही मैं दिखा देता हूँ, देखो थर्ड थर्ड कट हो जाएगा ऐसा 3R आपका, और ये TO2 जो है आपको स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा। तो वो स्क्वायर करने से पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। सो ये अगर आप चीज़ मान लीजिए स्क्वायर करते हो या फिर आप जो है 2 को यहाँ पे बाहर निकाल सकते हो, तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, सो ये 2 2 4, राइट, 2 2 4 हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 4 16 अंडर रूट 2 30, और ये बाहर आएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, राइट। सो ये आपको जो है टोटल कैलकुलेट करने के बाद 273 इंटू 32 यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो ये 32 और ये डिवाइड बाय 4। ओरल कैलकुलेशन है, बहुत आसान है, कैलकुलेट करोगे तो 2184 आपको आएगा, राइट। अगला क्या पूछा है हमें, कंपेयर द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 127 डिग्री सेल्सियस विथ RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 2 and 32 रिस्पेक्टिवली। तो हाइड्रोजन के लिए आपको एक तो दिया गया है मॉलिक्यूल का, और ऑक्सीजन के लिए दिया गया है मॉलिक्यूलर मास हमें 2 दिया है, 32 दिया है, बराबर। तो हमें क्या करना है, 127 प्लस 273 लेंगे, क्योंकि हमें ये केल्विन में हमें जो है यहाँ पे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। सो ये जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये टर्म आएगा, बस फिर क्या आपको VS2 अपॉन VO2 निकालना है। आपके पास वैल्यूज सब आ गए, आंसर आपका आ जाएगा 8:√3। देखो थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा क्योंकि अभी ये जो है रिपीटेड टाइप के न्यूमेरिकल्स है, ये थोड़ा सा अलग आ गया आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV वाला। सो फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ गैस एट STP गिवन स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 1.013 इंटू 10⁵। 5 लीटर कितना होएगा, 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ओके। उसके बाद P दिया है, काइनेटिक एनर्जी आपको पूछा है स्टैंडर्ड प्रेशर पे कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV होता है, बस P और V सब्स्टिट्यूट करो, गेम ओवर। देखो अगर थोड़ा फास्ट जा रहा है तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ ध्यान रख के आपको वो हिसाब से स्पीड में बताऊंगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सब रिपीटेटिव न्यूमेरिकल है, तो मेरे ख्याल से इतना स्पीड काफ़ी है। कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, 3 कंडीशन दिया है, पर किलो मोल हो गया, पर kg हो गया आपका यहाँ पे, और पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पूछा है आपको 127 डिग्री सेल्सियस पे। गिवन दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 32 दिया गया है मॉलिक्यूलर वेट इसका, तो R इज़ 8.31 जूल, ये जो दिया गया है आपको R का वैल्यू दिया गया है। एंड एवोगाड्रो नंबर Na इज़ 6.02 इंटू 10⁻23, सबको पता है ये, ओके।
सो इसका आंसर ये आ जाएगा, आपके सामने स्क्रीन पे दिया है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है यहाँ पे तीनों चीज़ के लिए निकालना है। तो तीनों चीज़ निकालने के लिए आपको सिंपली काइनेटिक एनर्जी पर जो भी है उसका पर किलो मोल डालोगे, पर केजी डालोगे, पर मॉलिक्यूल डालोगे, तीनों केस में, क्योंकि कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए, राइट। सो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे टी का वैल्यू दिया है उसको आपको पहले केल्विन में कन्वर्ट करोगे, 32 ग्राम दिया है तो उसको केजी में कन्वर्ट करोगे क्योंकि केजी में आपको पूछा है। उसके बाद आपको आर का जो दिया हुआ है ये मॉलिक्यूल, तो ये 8.31 आपको यहाँ पे जो है गिवन है, एवोगैड्रो नंबर ये दिया गया है। सिंपली आप सॉल्व करोगे तो उसके बाद आपको ये आंसर आ जाएगा। बहुत चिंदी है, ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये मैं बताऊँगा आपको। सो ये देखिए यहाँ पे जो है ये मैं स्किप करता हूँ, फटाफट आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो। बहुत ही आसान है, 3/2 आपका जो भी हो गया काइनेटिक एनर्जी आप डाल दोगे यहाँ पे, ये भी 3/2 से मल्टीप्लाई करके, सिंपल है। आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ये भी उसका थर्ड पार्ट हो गया। ओके, तो अगला हमारा आता है कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट इज मेंटेन्ड एट 227 डिग्री सेल्सियस। ये भी बहुत ईजी है अगेन। सो इसमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। सो एनर्जी रेडिएट यानी क्यू हमें निकालना है, और मैंने फॉर्मूला आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी और टी टू द पावर -4। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ऑल राइट, ए का वैल्यू आपको क्या दिया है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, टी का वैल्यू 227 डिग्री सेल्सियस है, राइट है। सो यहाँ पे आप सिंपली जो भी आपके पास वैल्यू, आप वैल्यू पुटअप करोगे, सिग्मा वैल्यू डाल दिया, ए डाल दिया, टी डाल दिया, टी टू द पावर -4 डाल दिया, टी तो आपका टाइम 60 सेकंड हो गया, तो डायरेक्टली आप वो सब्सटीट्यूट कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू डालने के बाद आपको ये आंसर आ जाएगा। सॉल्व थोड़ा करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी आपको। देखो कैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना सीखना पड़ेगा, क्वेश्चन रीड करते क्या फॉर्मूला लगने वाला है वो आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ट्रिक होता है, बट कैलकुलेशन स्पीड जो है, सभी चीज़ अगर आपका स्पीड इंक्रीज होता है तो बाकी आपको, आप ओरली भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो इसमें क्या पूछा है, एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन डाई इलेक्ट्रिक फर्नेस एट अ रेट ऑफ 20 वॉट when the temperature of the furnace is 727 what is the area of hole। सो ये हमें फाइंड आउट करना है, एरिया निकालना है। ओके, सो कैसे निकालेंगे हम लोग, dq/dt लेंगे, 20 वॉट हो जाएगा यहाँ पे। एनर्जी होता है, एनर्जी अपॉन टाइम हमारा क्या होता है, वॉट होता है, पावर का जो है वो वॉट होता है। तो इसका मैंने आपको ऐसा यूनिट क्या बताया है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, याद रखना है कभी भी। देखो पावर बोले तो क्या हो गया आपका, पावर बोले तो हुआ आपका वॉट, वॉट बोले तो क्या हुआ आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। आपका एनर्जी बोले तो क्यू, क्यू या बोल सकते हो, या हीट एनर्जी बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो, इनका पंखा टिलाना जो भी आपको बोलना है। एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, तो वो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो ये हो जाएगा यूनिट। यूनिट में आपको बता रहा हूँ बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। टी को कन्वर्ट करेंगे, सिग्मा का वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पे, राइट। सो ये वैल्यू आ गया, तो ई सिग्मा ए टी का पावर 4, परफेक्ट ब्लैक बॉडी में ई का वैल्यू 1 होता है, सब चीज़ बताना नहीं पड़े तो अच्छा है। अभी dq/dt आपको 20 वॉट दिया है, सब्सटीट्यूट करो, फिर बाकी क्या है, एरिया निकालोगे, ए टी का पावर 4, बाकी सब वैल्यू है, ए को इधर उधर ले लो, उसके बाद ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लग रहा है आपका सर भारी हो जाएगा, अभी इतना हमने डिस्कशन किया, इतना न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया अभी, तो मुझे पता है और भी कुछ या 10-15 और भी आपकी एक्सरसाइज बाकी है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो मैं चाहूँ तो अभी भी कवर कर सकता हूँ, बट सीन कैसा है कि आपको जो है हेडेक हो जाएगा यहाँ पे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर करूँगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए या क्या क्या आप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे, तो मैं ज़रूर वो फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो दोस्तों में सभी में शेयर करो, शायद उनके भी कुछ हेल्पफुल एडवाइस मुझे मिल सके या जो मेरे कंटेंट है उनको मिल सके। तो आप प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को सभी में। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।